जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाला चैप्टर जो स्टार्ट किया था, उसके भीतर हम लास्ट में हुक्स लॉ तक पहुंचे थे। तो हम बिना रिवीजन किए पहले वो ख़त्म करते हैं कि हुक्स लॉ होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी कौन कौन सी है? जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेस और दूसरा हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड दूसरा है स्ट्रेन। मान लो कि हमारे पास दो क्वांटिटी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। नोट्स मेरा बिगड़ गया है, मैं फिर से उसे ओपन कर लेता हूँ। पहले हम हुक्स लॉ तक आ जाते हैं। तो हमारे पास कौन सी दो क्वांटिटी है? सबसे पहले है स्ट्रेस, जो आपको पता है कि स्ट्रेस क्या है, उसे हम सिग्मा कहते हैं। और दूसरा है स्ट्रेन, उसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। स्ट्रेन के भी तीन टाइप है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस के भी दो टाइप से, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल यानी कि दो आता है लीनियर में, वो आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ तक हमें पता है। तो हमने और हुक्स लॉ बारे में पढ़ रहे थे। तो हुक्स लॉ क्या होता है कि हुक्स ने ऐसा बताया थी कि कोई भी पदार्थ हो, ये हमारा दो एक्सिस हो गया। मान लो कि ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा जेड एक्सिस। हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, हम क्या लेते हैं उसे? स्ट्रेस। और इधर हम लेते हैं स्ट्रेन, यानी कि एप्सिलॉन एंड सिग्मा। तो हुक्स ने ऐसा बताया थी कि कोई भी पदार्थ है, उसकी एक इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का जो स्ट्रेस है वो लीनियरली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। यहाँ तक बताया था। लेकिन कहाँ तक ऐसा होता है कि पदार्थ की अपनी जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट क्या है वो अब आपको पता रहना चाहिए। मैंने आपको 3 बार पढ़ाया है, फिर भी हमें चैप्टर के एंड में एक बार देख लेंगे। तो कोई भी पदार्थ है, उसकी इलास्टिक लिमिट जो है, वहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? ऐसा लिनियरली वेरी करता है। कहाँ कर कि यहाँ पे उसकी क्या हो गई? इलास्टिक लिमिट। तो ये बोला था हुक्स नाम के साइंटिस्ट ने, और उसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। Again, in the range of the elastic limit, the stress of any body is directly proportional to strain is called the Hooke's law. ये जो है अल्फा, वो अल्फा नहीं है, वो प्रोपोर्शनलिटी का प्रोपोर्शनलिटी डिनोट करता है। जैसे इक्वल टू होता है तो ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। अब हमें एक बात बोलनी है कि हमको हुक्स लॉ तो पता चल गया कि इलास्टिक लिमिट का जैसा स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये हमारा हो गया लिमिट वाला इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो हमें चाहिए नहीं। तो उसके जगह हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू लाना है। तो इक्वल टू कब आएगा? वो प्रोपोर्शनलिटी बोलेगा कि मैं तो चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने साथ में चला जाऊंगा, लेकिन मैं मेरा बच्चा छोड़ के जाऊंगा। तो ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो है ई, ए है एप्सिलॉन और ए है सिग्मा। तो फिर ऐसा इक्वेशन बन गया। सिग्मा यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट और एप्सिलॉन। तो एक जो कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो हमारा कांस्टेंट हुआ, उसे बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन
का जो डिविडेंड मिलता है, जो डिवीजन हमें मिलता है, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी और यंग मॉड्यूलस, दोनों का नाम सेम ही है। तो यहाँ तक हमने हुक्स लॉ में पढ़ा। अब मैं आपको अपना हुक्स लॉ जो है वो पढ़ के बताता हूँ। विद इन द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ए हो गया हमारा इक्वेशन, stress is equal to E multiplied by strain, where E is the modulus of the elasticity of the material of any body। तो यहाँ तक आपको पता चल गया हुक्स लॉ का प्रॉपर, इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये हो गया हमारा इक्वेशन। Within the elasticity limit, the stress is proportional to strain and strain बस यहाँ तक हमें रखना है। व्हाट इज द हुक्स लॉ, फिर है ठीक है, यहाँ तक पता चल गया हुक्स लॉ में क्या है वो। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। हमको पता है स्ट्रेन भी दो प्रकार के हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादातर क्या है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, उसे हम रहने देते हैं। स्ट्रेन का हमें पता है कितना है, 3 है स्ट्रेन। कौन कौन से स्ट्रेन, पहले तो आया था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, फिर आया था शियर, और फिर आया था कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि 1D 2D और 3D। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन भी होगा एल लगता, मान लो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, कंट्रोल ए प्लस डिलीट। हमें पता है सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू E by epsilon, that is modulus of elasticity is equal to stress upon strain is equal to, इधर हम लिख देते हैं स्ट्रेस, इधर हम लिख लेते हैं स्ट्रेन। अब एक और बात, इसका यूनिट क्या रहेगा, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और स्ट्रेन का यूनिट क्या है, तो वो उसका तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो ऐसा होगा तो यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट हो गया, जो स्ट्रेस का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना हमें मालूम है। अब हमें ये भी मालूम है कि एप्सिलॉन है उसका 3 टाइप है, लॉन्जिट्यूडनल, शियर एंड वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो इधर मैं क्या बोलता हूँ, मैंने एक बार क्या लिया, लॉन्जिट्यूडनल लिया, फिर दूसरी बार मैं क्या लूँगा, शियर लूँगा, और तीसरी बार क्या लूँगा, तो वॉल्यूमेट्रिक लूँगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैं अलग अलग लूँगा, तो ये जो ई है उसकी वैल्यू भी वेराइज तो आएगी। पहले मैंने 1D के लिए लिया, फिर 2D के लिए लिया, फिर 3D के लिए लिया। तो अब हमें वो देखना है कि टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भाई ये हमारा हो गया, क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहला आता है यंग मॉड्यूलस, दूसरा आता है बल्क मॉड्यूलस, एंड तीसरा आता है मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी। यंग मॉड्यूलस, रिजिडिटी वाला इलास्टिसिटी, और एक बीच में क्या था, बल्क मॉड्यूलस। अब हमको याद रखना है सबसे पहले तो यंग मॉड्यूलस। यंग यानी कि क्या है, वो एक यंग मॉड्यूलस नाम का कोई एक साइंटिस्ट था, उसने उसका खोज किया था, इसलिए उसे यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। लेकिन आप याद कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूँ। यंग यानी कि क्या होता है, छोटा इंसान होता है उसे यंग बोलते हैं, मेरे जैसा आपके जैसा। तो छोटा यानी कि एक डायमेंशन वाला, ये तीनों में फिर छोटा कौन सा है, एक डायमेंशन वाला है। तो जो एक डायमेंशन वाला यानी कि लॉन्जिट्यूडनल होता है उसे हम क्या कहेंगे, यंग। ठीक है, फिर आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क यानी कि हमें क्या ध्यान में रखना है, वो जो ग्रीन मॉन्स्टर आता है ना हमारा हल्क एवेंजर्स में, तो वो क्या है, हल्क।
तो सबसे बड़ा था उसमें, तो इस तीनों में भी सबसे बड़ा कौन है, तो वॉल्यूम वाला होगा 3D, वही सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया बल्क मॉड्यूलस। और बचा कौन सा, बीच वाला शियर वाला, तो वो एक बच गया रिजिडिटी वाला। तो काम तमाम हो गया। आता है यंग मॉड्यूलस, फिर आता है रिजिडिटी, और फिर आता है बल्क। बल्क यानी कि वॉल्यूम, रिजिडिटी यानी कि शियर, और यंग यानी कि लॉन्जिट्यूडनल। पता चल गया, एक बार देख लेते हैं। पहले आता है यंग मॉड्यूलस। टाइप्स ऑफ द क्या है, इलास्टिसिटी, ये आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी है। इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो सभी में कौन सा है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल स्ट्रेस टू longitudinal strain within the elasticity limit, therefore y is equal to normal stress by longitudinal strain। अभी इसका कोई काम नहीं है, इसके मैं मिटा देता हूँ। चलो, longitudinal strain क्लियर। यूनिट को आपको पता ही कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, सभी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। वो तो हमने पहले से ही डिराइव कर लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। यूनिट तो सेम ही है। तो पहले यंग मॉड्यूलस, उसे डिनोट कैसे करते हैं, वाई। फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी, इज डिफाइन द रेशियो ऑफ, यहाँ ध्यान रखना, टेंजेंशियल स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेन। क्योंकि शियर कब पैदा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर शियर तो पैदा ही नहीं होता है। जब सब शियर आएगा तब कौन सा वहां पे स्ट्रेस आएगा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर को क्या था वो मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल स्ट्रेस में, फिर एक बार बता देता हूँ। ऐसा कोई हमारे पास बॉक्स है, और टेंजेंशियल यानी क्या कि उसके टेंजेंट में हमें फोर्स लगाना है, तो हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे और ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो ये हो गया टेंजेंट वाला फोर्स। तो एक ऐसा बन जाएगा, एक कुछ फिगर ऐसी बन जाएगी, और यहाँ पे जो फिर पैदा होता है उसे हम बोलते हैं शियर फोर्स। यानी कि टेंजेंशियल फोर्स आया तो ही शियर आया। अभी मैं इसमें क्या नॉर्मल स्ट्रेस लगाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉक्स इधर है तो इधर आ जाएगा, पोजीशन में फेर होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी आती है तो उसमें क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस का रेशियो होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस, और उसे ईटा के डिनोट करते हैं, ईटा। और फिर आता है बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस में क्या आता है, वॉल्यूम वाला आता है, यानी कि क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसे हम डिनोट करते हैं के। इसका कोई काम नहीं है अभी, उसे मैं मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है इक्वेशन का, वो भी आप मिटा दीजिए। ठीक है, ये आया टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। फिर से एक बार कौन कौन से है, सबसे पहले आते हैं यंग मॉड्यूलस। पहले तो टाइप्स के नाम याद रख लीजिए, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड इलास्टिसिटी ऑफ द रिजिडिटी, और मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी। तीनों का नोटेशन भी ध्यान रख लीजिए। यंग मॉड्यूलस को कैसे डिनोट करते हैं, कोटे वाई, ये होता है यंग मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को हम बोलते हैं के, और इसे हम बोलते हैं ईटा। तो यंग मॉड्यूलस मैंने आपको बताया, यंग यानी क्या होता है, छोटा वाला। तो हमारे पास स्ट्रेन तो 3 प्रकार के स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडनल, फिर शियर, फिर बल्क। तो सबसे छोटा वाला यंग, यानी तो यंग मॉड्यूलस में क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस के अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर बात आता है हल्क यानी कि बल्क, और हल्क कौन सा है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो हो जाता है हमारा बल्क मॉड्यूलस। और फिर बाद में क्या आता है, एक ही बच गया हमारा, मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी।
तो वो क्या हो गया फिर, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि कौन सा स्ट्रेस आएगा अब, शियर स्ट्रेस आएगा। तो शियर स्ट्रेस आ गया तो फिर उसके ऊपर फोर्स कौन सा आएगा, टेंजेंशियल, और अ शियर स्ट्रेस और अ टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस में तो शियर पैदा नहीं होता है। वो आ गया हमारा बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉड्यूलस। एक बार आप देख लो ध्यान से। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपका हो गया। अब बात आती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी जैसा नाम है वैसा ही काम है। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस यानी कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को दबाते हैं, चारों ओर से उसे दबा देते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रेस। तो दबा, जो कोई भी चीज दब जाती है उसकी जो दब जाने की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है। The compressibility of the material is the reciprocal of the bulk modulus of the elasticity. अब हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कहाँ पे गई हमारी स्केच बुक, इसे मैं मिटा देता हूँ। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस यानी क्या होता है कि कोई 3D चीज है हमारे पास, जैसे कि कोई एक बॉक्स है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसा 3D बना देते हैं, यानी कि दिखने में अच्छा लगे और आपको समझने में भी अच्छा लगे। ये एक बॉक्स है हमारे पास, उसको मैंने चारों ओर से दबाया, चलो मैं दबा भी देता हूँ उसे। इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगाया, ये बारी को फोर्स लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, और एक आगे से भी लगाया और एक पीछे से भी लगाया, यानी कि इसको मैंने 6 डायरेक्शन पे फोर्स लगाया। तो ये क्या होगा, इलास्टिक मटेरियल होगा, तो इसमें क्या होगा, इलास्टिक मटेरियल होगा, तो ये क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है भाई, एक बार देख लेते हैं शांति से। ऐसा कुछ हो जाएगा छोटा छोटा, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेस हो गया, मीन्स के छोटा हो गया, दब गया, इसमें से ऐसा हो गया, हमने फोर्स लगाया 6 डायरेक्शन से, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी पता तो चल गई, लेकिन हमें इसकी इक्वेशन भी चाहिए। तो अब आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास 3 मॉड्यूलस है। एक तो है यंग मॉड्यूलस, दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा है बल्क मॉड्यूलस। नोटेशन आपको याद है, नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। यंग मॉड्यूलस यानी y, बल्क मॉड्यूलस यानी k, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि n। तो हमारे पास 3 मॉड्यूलस यहाँ पे है। अब यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस किसके रिलेटेड है, 1D एलिमेंट के लिए है। शियर मॉड्यूलस है वो तो 2D एलिमेंट के लिए है। और हमारा आ गया बल्क मॉड्यूलस, वो किसके लिए है, 3D के लिए है। समझ रहे हो ना आप, मैं कहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ। तो 3D के लिए कौन सा है हमारा, K वाला। तो हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी में 3 में से कौन यूज कर सकते हैं, कॉम्प्रेस हुआ तीनों साइड से हुआ 3 डायमेंशन में, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें, हम इसमें यूज करेंगे ए वाला, क्योंकि अब हम देखेंगे
कि इसका जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम मॉड्यूलस मान लो कि यूज करना पड़ा, तो हम कौन सा मॉड्यूलस यूज करेंगे? मॉड्यूलस ऑफ बल्क, यानी कि बल्क मॉड्यूलस। अब हम डेफिनेशन बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। तो क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस। रेसिप्रोकल नहीं समझ में आया? उसके अलावा मैं उसे ऐसा बोलूं, इनवर्स ऑफ द बल्क मॉड्यूलस, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? गुजराती में बोलो या हिंदी में बोलो, व्यस्त होता है अंक बल्क मॉड्यूलस का, पता चला? तो व्यस्त यानी कि उसका ये व्यस्त हो गया 1/k, ये तो मैंने डाल दिया। और ये क्या होती है हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी। देखो इधर, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द मटेरियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस ही क्यों लिया वो आपको पता रहना चाहिए। मैंने आपको समझाया कि बल्क मॉड्यूलस क्यों लिया, क्योंकि जो कॉम्प्रेस होता है वो तो तीनों डायमेंशन से होता है। तो ये एक अच्छी है, ये एक बात आपको समझ में हो गई। अब फिर से एक बार कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है वो देखो, पहले उसकी डेफिनेशन अब देखो क्या है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ द क्या है? बल्क मॉड्यूलस। अब हमें पता है कि कोई भी मॉड्यूलस है उसका यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, जो भी हो। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? मॉड्यूलस का क्या है? उसका उल्टा है, तो यूनिट भी इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। इजी तो है, इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? पता चल गया उसका यूनिट। तो चलो इसमें दूसरा होगा उसका यूनिट इज 1/k, यानी कि न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट का कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, स्टील इज द मोर इलास्टिक देन रबर। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रबर से ज्यादा हमारा जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है। सॉलिड आर मोर इलास्टिक एंड गैस आर द लीस्ट इलास्टिक। जैसे जैसे हम सॉलिड्स के गैस तरफ जाएंगे स्टेट के अंदर, वैसे उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि सॉलिड मटेरियल है हमारे वो ज़्यादा इलास्टिक है और गैस मटेरियल है वो बहुत कम इलास्टिक है। ये आपको खास ध्यान रखना है। स्टील इज द मोर इलास्टिक देन रबर। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है। हमें देखने में क्या लगता है रबर, लेकिन ज़्यादा है स्टील। कैसे? स्टील का क्या है, बहुत मजबूत मटेरियल है स्टील, और रबर उतना मजबूत नहीं है। रबर को हम हाथ से भी खींच के उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो हम देख सकते हैं, हमारे खुद के हाथ से भी उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टील हम हाथ से खींचेंगे तो खींचेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। उसे हम क्या करेंगे, हम कोई मशीनरी के अंदर यूटीएम वाला एक मशीन आता है, उसका नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसके अंदर हम कोई भी चीज़ पदार्थ है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। तो मटेरियल के अंदर हम स्टील को भी डालेंगे, रबर को भी डालेंगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? स्टील ज़्यादा होगा। वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता हो जाएगा। अब लिक्विड देख लो, लिक्विड का क्या है? मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी 0 है। कैसे 0 है लिक्विड का? अब मैं आपको वो बताता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि हमें पता है लिक्विड है, लिक्विड वो क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है लिक्विड की? 0। लिक्विड कॉम्प्रेस ही नहीं होता है, तो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 हो गई। तो के 0 है, के उसका 0 है, यानी कि उसकी क्या है? मॉड्यूलस ही उसका 0 है। तो मॉड्यूलस ही 0 है तो क्या होगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी तो उसका है, हो ही नहीं पाएगा। हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस है वो गैस ज़्यादा होता है, सॉलिड उससे कम होता है, लेकिन जो हमारा लिक्विड है वो तो कॉम्प्रेस ही नहीं होता, इसलिए उसका क्या है? मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी 0 है।
अब बात करते हैं यंग मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी आर पोजेस्ड बाय द सॉलिड मटेरियल ओनली, यानी कि यंग मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो सिर्फ सॉलिड पदार्थ में ही होगा, सॉलिड में ही वो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो हमारा बल्क मॉड्यूलस है वो हम लिक्विड में भी और गैस में भी यूज कर सकते हैं, वो ऐसा बताता है। क्योंकि लिक्विड और गैस उसे हम वॉल्यूम के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं ना, उसे तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पानी है वो 3 फुट लंबा है 3 मीटर लंबा है, उसे हम लीटर या उसमें ही मिलीलीटर उसमें ही हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर हमें मेजर करना है तो वहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम आ गया है। वहाँ पे तो हम यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी तो कर नहीं सकते, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और हाँ बल्क मॉड्यूलस है वो सॉलिड के अंदर यूज हम कर सकते हैं, लेकिन यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो हम यूज नहीं कर सकते। कहाँ पे? कि सॉलिड के अलावा कोई भी स्टेट हो वहाँ पे, चाहे वो लिक्विड हो या फिर वो गैस भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब बात आ गई लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ही है। तो क्या है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी? आपको तुरंत लाइट तो हो जानी चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या है। पहले तो कि हम कोई भी पदार्थ को डिफॉर्म करते हैं, फिर डिफॉर्मेशन फोर्स हम रिलीज करते हैं, तो क्या होता है जो अपने पहले स्थान में थी वैसे आ जाती है। इसे प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब उसमें लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ का पहला ही वर्ड है, इन द रेंज ऑफ द इलास्टिसिटी लिमिट। तो ये क्या हो गया कि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हम पदार्थ को बहुत खींचा, मान लो कि हीरा बाग से कतारगाम तक खींचा रबर को, तो खींचता ही चला जाएगा, और चलो चला भी गया खींच भी गया, तो उसे वहां पे फिर से छोड़ेंगे तो जो छोटा सी रिंग थी वैसे ही बन जाएगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। कोई भी पदार्थ है उसकी फट जाती है कभी कभी, तो वो जो फट जाती है उसे ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये लिमिट कि वो बाय बस वो वहां तक ही इलास्टिक होगा, बाद में वो टूट भी सकता है, या फिर वो उसका जो वॉल्यूम है उसका जो लेंथ है उसमें बदलाव भी आ सकता है, यानी कि वहां तक ही इलास्टिक है ऐसा वो रहेगा। उसके कोई लिमिट के बाहर डालेंगे तो वो फिर इलास्टिक रहेगा नहीं, तो उसे बोलते हैं हम लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी। डेफिनेशन: द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर विच इलास्टिसिटी इज द प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी। समझ गए आप? अब मैं इधर है ना हमारा पहले तो क्वेश्चन डाल देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा है ये वाला क्वेश्चन? इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। फिर हम दूसरा बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो ये वाला हमारा ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और फिर हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। आ गया ना? आपको ये मुझे समझाना है कि व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा, बहुत कम पढ़ा। हुक्स लॉ, टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस।
ब्रेकिंग यानी क्या होता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल, टूट जाता है, वो वाला टूट जाता है नहीं। कोई भी पदार्थ है, हम उसे फोर्स देंगे तब तक सहन करेगा, बाद में वो टूट जाएगा, पहले उसकी फट जाएगी यानी कि वो क्या हो गया, लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी, सॉरी लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी तक आ गया। फिर भी हम उसे फोर्स करते हैं, एक तो ऊपर से उसकी फटी पड़ी है, फिर भी हम उस पर फोर्स डालते हैं, तो बेचारा क्या है, टूट जाएगा। मानसिक और तन से और मन से दोनों से टूट जाएगा। यार ये लोग तो मुझ पे रहम ही नहीं करते हैं, ऐसा वैसा वो सब बोलेगा और वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। वो फिजिक्स है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, साथ मिलके पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आपको एक दिन क्वेश्चन का असाइनमेंट में मुझे आंसर देना है, आपकी अटेंडेंस कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।